हमारे गोरखपुर में एक बार फिर हमारे अपने डिजिटल बाबा एक बार उपस्थित हैं, तो आइए इनसे मिलकर बात करते हैं और इनके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे और इनके बारे में सारी जानकारियाँ हम लेंगे। तो बाबा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। बाबा जी, आपका गोरखपुर में आना कैसे हुआ? अमूमन आप गोरखपुर में दिखते तो नहीं हैं। जी बिल्कुल, हम गोरखपुर में नहीं दिखते हैं और गोरखपुर में आने का सबसे बड़ा वजह बन गया, एक प्रोग्राम के सिलसिले से मुझे बिहार जाना हुआ, प्रोग्राम कंप्लीट किया और मेरे माता पिता इस शहर में रहते हैं, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ इस शहर में कुछ वक्त दूँ। तो इसी वजह से मैं आया और संयोग ऐसा था कि लॉकडाउन शुरू हो गया और मैं फरवरी से लेके अभी तक हूँ। आगे मुझे लगता है 1 महीने के बाद जब ट्रेनें शुरू हो जाएंगी मैं हिमाचल चला जाऊँगा। तो बाबा जी, आप गोरखपुर में ही आपका जन्मस्थली है कि हिमाचल? मेरा जन्म स्थान देवरिया है, लेकिन मेरी पूरी पढ़ाई 10+2 एमपी इंटर कॉलेज गोरखघर में जो गोरखपुर का है वहाँ पर मैंने पढ़ाई किया। फिर उसके बाद बीकॉम यूनिवर्सिटी से किया और इस तरह से फिर आगे साधु जीवन में प्रवेश करके आध्यात्मिक मार्ग पे चलना शुरू किया। बाबा जी, अमूमन क्या होता है कि घर में लोग बोलते हैं कि जब कुछ नहीं हो दाढ़ी वगैरह बढ़ा लो और साधु बन जाओ। आपके यहाँ भी कुछ ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। मैं बचपन की अगर बातों में जाऊँ और विद्यार्थी जीवन के जो मेरे सपने थे उसके बारे में बात करूँ तो मैं खुद बॉलीवुड में जाके एक्टर बनना चाहता था और मेरा सपना था कि एक अच्छा एक्टर बनूं। उसके लिए मैंने बहुत सारे थिएटर किए, बहुत सारे स्टेज प्ले किए, नाटकों में काम किया, देश भर के अलग अलग प्रांतों में जाना हुआ नाट्य महोत्सवों के अंदर प्रस्तुतियां देने के लिए। लेकिन एक समय होता है ना कि जब आप बहुत ढेर सारा अनुभव कभी कभी कम एज में आप हासिल कर लेते हैं और वो अनुभव हमको एक भीतर से वैराग्य दे दिया, या दूसरी भाषा में ये कहूँ कि ईश्वर की जो अपनी योजना होती है वो ईश्वर उस योजना के अनुसार आपको ऐसा ऐसा वातावरण देता है जिस वातावरण को आप देखते हैं, समझते हैं और उसके अनुभवों को जब आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो आप तय करते हैं कि यार ये दुनिया का जो चकाचौंध है ना, यहाँ कुछ नहीं है। असली जो आनंद है ना वो आपके भीतर है। और यही सबसे बड़ा वजह रहा कि मैं खुद को जानना समझना चाहता था। अनुभवों के साथ एक नए तरह का जो है चाव शुरू हुआ भीतर और फिर मुझे लगा कि साधु जीवन जो है वो बहुत बेफिक्री की ज़िंदगी है, अच्छा है जी। अभी कुछ लोग समझते हैं कि जो साधु जीवन जो होता है वो एकदम चले जाओ पहाड़ों पे, हिमालय पे बैठ जाओ, उधर ही अपनी ज़िंदगी गुजारो। तो साधु जीवन आपके हिसाब से क्या है? क्योंकि कई सारे साधु ऐसे भी होंगे जो आप पे उंगली उठाते होंगे कि अरे यार ये कैसा साधु है, ये बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ये लोगों के बीच घूमता है, लोगों से मिलता है। देखिए, मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जो हमारा व्यवहार होता है ना वो गुण प्रधान होता है और गुण हमको प्रारब्ध के हिसाब से संस्कार में हमको मिला होता है जन्म से। तो मैं अभी फ़िलहाल राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, साधना मेरा चल रहा है, मैं इस गुण से बाहर निकलना चाह रहा हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती आप ना फाइट नहीं कर सकते। समय के साथ आप मानसिक एक अवस्था अपने भीतर हासिल करते हैं जहाँ पर आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ को छोड़ना नहीं पड़ता, खुद ब खुद चीज़ें छूट जाती हैं। तो इस तरह से सफ़र चल रहा है। और जो आपने साधु जीवन के बहिर्मुखता अंतर्मुखता के बारे में बात किया तो मैं आपको बताऊं, मैं खुद हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है बैजनाथ। मेरी कुटिया में कोई मेरा असिस्टेंट, मेरा कोई कुक नहीं है, मैं खुद सारा काम करता हूं। और ऐसा भी मुझे शौक़ नहीं है कि ढेर सारा बाज़ार में अपना वक्त देना, लोगों के भीड़ में जा कर के वक्त बिताना नहीं। लेकिन जब जीवन में मौका मिलता है, जब आपको अवसर मिलता है कि आप अपने अनुभव को शेयर करें तो उसका लाभ हर व्यक्ति को लेना चाहिए और अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। ये तो मैं खुद देखा हूँ आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपने अपने यहाँ का जो शौचालय है आपने उसका निर्माण खुद किया था। तो यही है कि आप भी जो है खुद से आप सारे कार्य करते हैं। लेकिन एक होता है लोगों की विचारधारा है कि साधु जीवन में ये व्यक्ति जो है एकदम सुख सुविधाओं से दूर, दुनिया से कट के, उसके पास कोई भी जो है कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस सब चीज़ों की वजह से आपका नाम डिजिटल बाबा पड़ा कि इन सब चीज़ों की वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं और आध्यात्म को फैला रहे हैं, इस वजह से आपका नाम डिजिटल बाबा पड़ा? देखिए, हर इंसान आज के दौर में, हर यूथ डिजिटल है। इनफैक्ट हम बात करें तो जो बहुत मैच्योर लोग हैं, एबव 40, 50+, मम्मी लोग, सब लोग, दादी लोग भी डिजिटल हो चुके हैं। लेकिन डिजिटल टूल का, टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल किस तरीके से करें, किस इंटेंशन से करें। तो मेरे जो कैरेक्टर है या जो मेरा पूरा काम है उसके ज़रिए मैं
जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, कल्चरल चीज़ें हैं, उनको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ थ्रू सोशल मीडिया। और मैं देख रहा हूँ जो ट्रेडिशनल हमारा राम कथा भागवत कथा करने का सेटअप होता है या सिनेरियो होता है, उसमें यंग एज बहुत कम इंटरेस्ट लेता है। और सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, इन पे बहुत अधिक बच्चे इंगेज रहते हैं। तो मुझे लगा कि जहाँ पर बच्चा लोग इंगेज हैं, अगर मैं वहाँ चीज़ें फ्लो में फ्रिक्वेंटली अगर शेयर करता रहूँगा तो कुछ चीज़ें उनको पसंद आएंगी, और जब पसंद आएगी तो उनकी ज़िंदगी में, उनके जहन में वो उतरती जाएंगी, और इस तरह उनका जीवन मेरे उन शब्दों से, मेरे वीडियो से, मेरे विचारों से कुछ न कुछ तो बदलेगा, बेहतर होगा। तो डिजिटल बाबा जी, आपका जो है असली नाम क्या है? मेरा घर का नाम जो है, जो स्कूल में मेरा नाम था वो राम प्रकाश भट्ट, और उसके बाद जब मैं साधु बना तो दीक्षा के दौरान मुझे गुरु से नाम मिलता है, उसमें रामशंकर के नाम से हम जाने जाते हैं। स्वामी रामशंकर दास, इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ। मैं साधु जीवन जीने के बाद और जीने के दौरान ये महसूस किया कि साधु जीवन और आम आदमी यूथ के बीच में ना मेंटल गैप बहुत है। उनका लिविंग स्टाइल, कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है कि कंफर्टेबल तरीके से ना कोई यंग एज बच्चा साधु के साथ उनकी कंपनी या उनके साथ डिस्कशन या उनसे इंटरेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं रहता। उसका एक ही कारण है, वे ऑफ टॉकिंग, आपका जो डायलॉग करने का तरीका है। तो हमने महसूस किया कि एक ऐसे साधु को समाज में आज की ज़रूरत है जो बहुत ही फ्रेंडली हो, बहुत ही वो सरल, सहज, रियलिस्टिक धरातल पर बात करे। अब जैसे बहुत सारे बाबा जी लोग कथा सुनाएंगे तो कहेंगे एक बार की बात है, एक बहुत बड़े राजा रहते थे, उनके 3 पुत्र होते थे, एक बार शिकार करने के लिए जंगल में गए। अब मुझे लगता था ये एक दौर था जिस दौर में इस तरह की बातें अच्छी लगती थी। आज एक राजा थे, उनके 3 लड़के थे, और राजा बहुत अपने लड़कों से प्यार करते थे। एक बार की बात है, शिकार खेलने गए। तो आप देखिए, जो आप कहते हैं, अपनी बात को रखते हैं, उसका तरीका कितना आपका रियलिस्टिक है। आप बहुत ज़्यादा ना उसको स्टीरियो मत बनाइए। तो आज का बच्चा स्टीरियो नहीं पसंद करता, उसको रियलिस्टिक चीज़ें पसंद है। और कोई भी व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है तो उसमें बीच में फ़ोन किया दो, हेलो स्वामी जी अभी बिज़ी हैं, अच्छा स्वामी जी इस समय पूजा पे हैं, स्वामी जी इस समय इंगेज हैं, तो आप कल फ़ोन करिए, परसों फ़ोन करिए। मेरे पास अगर आप रात को 11 बजे फ़ोन करिएगा तो मैं पिक करूँगा और मैं आपसे बात करूँगा। मुझे लगता है कि कोई नाटक ज़िंदगी में किसी के भी ना हो तो वो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है। और अगर सच में आप व्यस्त हैं तो वो एक अलग बात है, आप उनको बोल सकते हैं कि मैं व्यस्त हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। बिल्कुल। और जब आपने अपने घर पे बताया कि मैं आध्यात्म की तरफ मेरा रुझान है, मैं उस आध्यात्म में जाना चाहता हूँ, मैं साधु वाली ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और मैं गिरुआ वस्त्र पहन के मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, तो घर में रिएक्शन क्या था माताजी का, पिताजी का, भाई बहनों का? बताया नहीं। कोई भी अगर व्यक्ति बता करके इस पथ पर चलने की कोशिश करेगा तो घर वाले उसको पहले से बंद कर देंगे या उसको ऐसी परिस्थिति में डाल देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते इस मार्ग पे चलने को। मैं चुपके से, मेरा बर्थडे था, मेरा जन्मदिवस 1 नवंबर को आता है, उसी दिन की बात है। अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock मैं निकल चुका था अयोध्या, गोरखपुर से ट्रेन लिया और अयोध्या शाम को 4 बजे पहुंचा, और फिर वहाँ 11 दिन रहा। 11 तारीख को मेरा दीक्षा हुआ। तो बता के हम नहीं किए थे। हाँ, ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं साधु बन गया तो मेरा पढ़ाई लिखाई को और आगे ले जाने का मन नहीं था, पर मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। अभी उनमें कौन कौन कहाँ है मुझे भी आइडिया नहीं है, तो उन सबों ने कहा कि पढ़ाई मत ब्रेक करो। फिर मैंने बीकॉम लास्ट ईयर का एडमिशन ले लिया था, उसको कंप्लीट किया और बीकॉम तक की पढ़ाई गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैं कंप्लीट किया एज अ साधु। अच्छा लगा, मज़ा आया। जब मैं दीक्षा भवन विश्वविद्यालय के अंदर परीक्षा देने गया तो जो टीचर्स मेरे थे, जो चेक करने वाले लोग थे, मेरे को नमस्ते किया, हेलो स्वामी जी कैसे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और इस तरह मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड, जो स्कूलिंग होता है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है, वो पूरी हुई। और उसके बाद 2008 से मैं साधु बन गया था। 9 में जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो मैं अयोध्या भी छोड़ दिया। फिर गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, लोनावाला, इन जगहों पे ना बहुत अच्छे अच्छे गुरुकुल हैं, स्कूल्स हैं, जहाँ स्पिरिचुअल स्टडी, योग की पढ़ाई, म्यूज़िक की पढ़ाई हमने खूब दिल लगा के किया। और आज उन सब पढ़ाइयों को आपस में मिक्स करके, आत्मसात करके, राम कथा के ज़रिए वो सारा जो अनुभव हासिल किया वो शेयर करता हूँ। पर्पस सिर्फ ये है कि जो हमारा आज का यूथ है ना, वो एक्सट्रोवर्ट ज़िंदगी अगर पसंद करता है तो जिए, उसको जो भी मौज मस्ती करनी है करे, लेकिन हमें अपनी जड़ों से ना जुड़ के रहना होगा। मतलब हम दुनिया के चकाचौंध में अगर हमको जाना है तो जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती कोई रोक भी नहीं सकता। आप भी यंग हैं, अपने डिज़ायर्स को, अपने टेस्ट को आप समझते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप
जिस तरह से एक्सट्रोवर्ट चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हो, उसी तरह इंट्रोवर्ट भी अपने आप को रखो और अपने आप को समझने की कोशिश करो। जो व्यक्ति खुद को समझेगा ना, यकीन मानिए, खुद को समझने के बाद आपको कोई दूसरा तकलीफ नहीं दे सकता, परेशान नहीं कर सकता। बाबा जी, एक सवाल और है मेरा आपसे कि हमारा जो गोरखपुर है ये गोरक्षनाथ के नाम पे पड़ा है, गुरु गोरक्षनाथ के नाम पे, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अध्यात्म की तरफ अपना कदम बढ़ाने के लिए। तो फिर आपने अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर जाकर आध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाना क्यों सोचा? देखिए, सच्ची बात ये है कि हम कहीं जाते नहीं हैं। हमारा जो प्रारब्ध है ना, हमारे जीवन का जो अनसीन इम्पैक्ट होता है ना, उसका अपना एक स्केच होता है, वो हमको लेके जाता है। मैं गोरखपुर से अयोध्या गया, अयोध्या से गुजरात गया, गुजरात से हरियाणा, हरियाणा से हिमाचल, हिमाचल से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लोनावाला, ऐसे तमाम सारी जगहों पे मेरा जाना हुआ। तो मैं नहीं गया, मेरा किस्मत, मेरा प्रारब्ध मुझे ले गया। दूसरा मैं बताऊँ, जब मैं पहाड़ में गया तो मैं वहाँ रहने के बाद महसूस किया कि पहाड़ ज़िंदगी जीने के लिए सबसे बेहतरीन जगह होता है। और इसी वजह से मैं फाइनली अपने अंतर मन में डिसाइड कर चुका था कि जब मुझे फाइनल रहना होगा अपना सारा अध्ययन समाप्त करके, तो मैं पहाड़ ही चुनूंगा। भगवान की बहुत कृपा है कि उन्होंने हमको हिमाचल का हिल स्टेशन जो बैजनाथ धाम है, वहाँ पर स्पेस दिया परमात्मा ने, और मैं अभी 2017 से रह रहा हूँ। बाकी गोरखनाथ जी की बात करें तो मैं खुद विद्यार्थी जीवन में MP इंटर कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ, जिसका मैनेजमेंट गोरक्षनाथ पीठ के पास रहता है। तो बचपन से मैं वहाँ जाना आना, ये मेरे अनुभव का हिस्सा रहा है। NCC कैडेट में था, तो हम खिचड़ी के मेले में क्लास 10वीं से लेके 12वीं तक, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल हमने ड्यूटी किया है। तो गोरखपुर के लिए गौरव की बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये आपके तय किए हुए फैसले के हिसाब से नहीं होता। ये ज़िंदगी अपने आप आपको ले जाती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हम सब ना शिकायत करते रहते हैं अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से। मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये चाहता था, ये नहीं कर पाया, ये क्यों कर रहा हूँ। लेकिन मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ना आप जो चाहते हैं उसके लिए कोशिशें करिए, लेकिन ये भी एक बार सोचिए कि ज़िंदगी हमसे क्या चाहती है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगा ना, तो कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आपको कोई जीवन से शिकायत नहीं रहेगी। क्योंकि ज़िंदगी जो चाहती है ना, अगर वो हम समझ जाएं और उस दिशा में आगे बढ़ने लगें, तो हमें फिर कुछ भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे आपके जीवन के पीछे ना ईश्वर की जो योजना है, आपको जहाँ रखा है परमात्मा, मुझे जहाँ रखा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण के हिसाब से हम सब मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं हीरो बनना चाहता था, मैं बाबा बन गया। मुझे लगता है ये जो कैरेक्टर है ना, एक्चुअली रियल कैरेक्टर है, रियल हीरो कैरेक्टर है। और आज का जो बाबा लोगों का पूरा लाइफ स्टाइल है, वो थोड़ा सा डाउट में आ गया है। उस पर संदेह का एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सोसाइटी में हर कोई जैसे बाबा जी को देखता है, उसको लगता है कि अरे ये बाबा बहुत पैसे वाला है, बहुत लग्जरियस बाबा है, बहुत पावरफुल बाबा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा अपना बाबा लाइफ को लेकर के, बाबा लाइफ स्टाइल को लेकर के परसेप्शन है, उसमें मुझे लगता है कि 50 साल पहले जैसे बाबा जी होते थे, सिंपल, सरल, सीधे, जेन्युइन, वैसे ही बाबा मैं हूँ, और मुझे आगे भी वैसे ही रहना है। लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल पर बात करें, टेक्निकल लेवल पर बात करें, एजुकेशन के दायरे में बात करें, तो सिंपल जीवन हो, सिंपल उसका व्यवहार हो, सहज उसका आचरण हो, और उसका जो बौद्धिक स्तर हो, उसका जो व्यवहारिक स्तर हो, बेहतरीन हो, उम्दा हो। तो ये मेरी कोशिश है दिखाना, और जो हमारे उत्तर प्रदेश में भौकाल कहते हैं, वो नई जिंदगी में चाहिए, फिर सब बढ़िया। बाबा जी, अब थोड़ा सा साधु जीवन से आगे बढ़ के हम कुछ पहले की बात में जाना चाहेंगे। जैसे आप भी बाल्यावस्था से गुजरे, किशोरावस्था में आप भी पहुँचे, तो आप भी जानते होंगे कि जब बच्चा जो है बड़ा होता है, उसका भी आकर्षण किसी के प्रति रहता है, और आप के प्रति होता है, लड़के में, लड़की में, लड़के के प्रति होता है। हाँ, और अभी क्या है कि आप थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, आपका संगीत के प्रति भी आपका रुचि है, जो आपकी कुछ 1-2 संगीत के एल्बम भी आने वाले हैं हम लोग के बीच। क्या किसी ने आपको प्रपोज किया कि बाबा जी, उस समय तो आप बाबा जी नहीं रहे होंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, उस समय तो हुआ कि कोई बोला कि आई लाइक यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, ऐसा कुछ किसी ने बोला? ऐसा नहीं हुआ। ये सच बात अगर मैं शेयर करूं, और मैं करना भी चाहता हूं, मुझे अच्छा भी लगता है सच बात बोलने में। मुझे किसी ने प्रपोज नहीं किया मेरे विद्यार्थी जीवन में। हाँ, ये ज़रूर रहा है कि मुझे एक हल्का सा ना, आज की भाषा में उसको क्रश बोल सकते हैं। हाँ। तो जब मैं क्लास 10th में था, तो एक लड़की मेरी ट्यूशन मेट थी,
तो उसके कॉपी को लेकर उसमें मैंने लिख दिया था आई लव यू। फिर जब उसने बोला कि ये क्या लिखे हो, तो मेरी हालत ख़राब हो गई। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि ये इतना डीप मीनिंग होता है, क्योंकि फिल्मों में देखते हैं लड़का लड़की को बोलता है, लड़का लड़की, तो मैंने ऐसे बोल दिया एक अट्रैक्शन होता है उसके, तो दूसरी लड़की मेरे को समझाई कि इसका इतना डीप मीनिंग होता है, ये एक शब्द नहीं है, ये प्यार मतलब समर्पण है, क्या क्या नहीं है। तो ऐसे कई ऐसे लाइफ के मोड़ आए जहाँ पर कोई आपको अच्छा लगता है, और ये ज़रूर है कि आप सबको अच्छा नहीं बोल पाते हैं। मैंने जीवन में एक बार उसको बोला था, उसके बाद भी कुछ लोग मुझे अच्छे लगे, मैंने उनको भी अच्छा बोला कि आप पसंद आते हैं। पर अच्छा लगना मतलब हमारा उनको पसंद करना ये एक अलग बात है, पर शादी और प्यार को फिर आगे बढ़ाना इतना मैं सोच नहीं पाता था, क्योंकि मेरे जीवन का जो सपना था उसमें हमारी जो लाइफ है, हमारा जो गोल है वो प्रायोरिटी में था। और मुझे मालूम है कि प्यार में अगर पड़ जाएंगे ना तो जो हम चाहते हैं बनना वो नहीं बन पाते, फिर हम दिन रात चिपके रहते हैं फ़ोन में। मैं तमाम लोगों को देखता हूँ, सारी हालत मुझे पता है। चीज़ें उस समय भी थी, इंदिरा बाल विहार फेमस दौर था वहाँ का, उस दौर का इंदिरा बाल विहार लोकेशन जो था वो काफ़ी फेमस था। जितने गर्ल्स बॉयज़ थे सब वहाँ पे जाके अपना मस्ती ट्रीट खाना पीना करते थे। तो कुल मिला के मैं बात करूँ कि कोई प्रपोज़ नहीं किया मुझे। हाँ, साधु बनने के बाद बहुत सारे प्रपोज़ल मिले। तो जो है आपको जो प्रपोजल्स आए वो कब आए? मुझे साधु बनने के बाद 2014 में पहली बार किसी ने प्रपोज़ किया, फिर उसके बाद 2015 में किसी ने प्रपोज़ किया, फिर 2017 में प्रपोज़ किया। तो मैं किसी के प्रपोज़ल को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, पर 2017 वाला जो प्रपोज़ल था उसमें हम थोड़ा सा पजेसी हो गए थे। पजेसी इसलिए ना कि मुझे लगा कि शायद वो बहुत रियलिस्टिक और बहुत रियल प्यार था। तो 2017 वाला जो मुझे प्रपोज़ल मिला ना, उसको लेकर के मैं थोड़ा पजेसी हो गया, क्योंकि मुझे लगा था कि ये सच में रियल प्यार है जिस तरह से उसने मुझे प्रपोज़ किया, और मैं थोड़ा सा पजेसी हो गया था। पर वो मेरी पूरी कहानी 1 महीने की थी, जिसमें हम करीब 8 से 10 बार बात किए होंगे। और उसी दौरान मुझे पता चला कि जो लड़की मुझे प्रपोज़ की है उसका मुझ में दिलचस्पी नहीं है, उसको मुझसे पैसा चाहिए, मुझसे टाइम चाहिए, मुझसे उसको थिंग्स चाहिए। ये बात जब मुझे समझ में आया तो मैंने कहा नमस्ते और हम आपको कुछ नहीं समझते। फिर मैं इस माया जाल से बाहर निकला। तो बाबा जी, ऐसा संभव है क्या कि आगे जाके आप उस लड़की को मिस कर रहे हैं जिसके क्लास 10th में जिसको आपने लिखा था आई लव यू, क्लास 10th की किसी बेंच पे आपने लिखा था, क्या आगे जाके वो लड़की अगर आपके किसी लेटर में आपको लिख दे या फिर आपके कमेंट बॉक्स में लिखे आई लव यू, तो फिर आपका रिप्लाई क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्लास 10th वाला जो प्यार होता है, 11th 12th वाला जो प्रेम होता है ना, वो एक बहुत शॉर्ट टर्म प्रेम होता है, प्रेम नहीं होता है। इनफैक्ट वो एक आकर्षण होता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते, जो आपके सामने नजर आता है उसे आप कनेक्ट फील करते हैं और अपना प्रपोजल उसको शेयर कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई दोबारा मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे प्रपोज करे तो पुरानी चीज़ों में मैं फिर अपने आप को कनेक्ट फील करूँ, होता नहीं है। समय का जब अंतराल आता है ना तो सारे इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे लोग कहते हैं कि आध्यात्म जीवन में हिमालय बैठना ही नहीं होता, तो आप अपने आध्यात्म जीवन में ये जोड़ सकते हैं क्या कि आप वैवाहिक जीवन का पालन करते हुए आप अपने आध्यात्म को आगे लेके चलें? ऐसा संभव है? इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात यह है कि विवाह का नाम सुनते मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मेरा दिल धड़कने लगता है। मुझे सही बताएं, मुझे एक अजीब सा डर लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि एक ऐसा ये लाइफ का एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें शादी के बाद क्या सिनेरियो क्रिएट होगा, किस तरह का माहौल बनेगा, चीज़ें कितना कूल होंगी, कितनी वो मतलब झगड़े और फसाद का कारण बन जाएंगी, आइडिया नहीं है। तो हम लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते। मतलब शादी से साधु को भी डर लगता है? बहुत डर लगता है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ज़िंदगी में क्या होगा मेरे आने वाले कल के दिन में, लेकिन मैं इनसे जितना भाग पाता हूँ उतना भागता हूँ, और मैं कोशिश में हूँ कि ज़िंदगी में भाग भाग करके पहाड़ पे रहूँ। कहीं आपका साधु बनने का कारण तो यही नहीं कि घर वाले शादी कराने पे तुल गए थे, शादी ही आपके भागने की वजह तो नहीं? मैं अगर बात करूँ तो पंडित परिवार में मेरा जन्म हुआ है, और पंडित परिवार में लड़कों की शादी 25, 26, 27 तक हो जाती है। तो ये भी सही था कि अगर मैं घर में रहा होता तो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाता। 25, 27 में शादी हो जाती, अब तक मैं 2 बच्चे का पिता होता, और फिर मैं बच्चों की ज़रूरतों को पूरी करने में लगा रहता। और मैं इस बात से बहुत चिढ़ा हुआ हूँ कि आजकल का बच्चा लोग है ना, मतलब वो इतना बेकार निकम्मा लोग हैं कि शायद
100% में 0.1% कोई बच्चा होगा जो अपने माता पिता के डेडिकेशन को समझता है। मुझे लगता है कि जो मेरे जनरेशन का मतलब मेरे जनरेशन में बच्चे, उनके बच्चों की जो स्थिति होगी वो बहुत ही निहायत ख़राब होगी। तो बाबा जी जैसे मान लीजिए शादी तो हो गया, वो बात तो क्लियर है कि आपको विवाह नहीं करना है इन फ्यूचर भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी लोग समझते हैं विवाह का तो हटा के अब साधु का एक काम होता है अध्यात्म को फैलाना, दूसरा अभी एक साधु का नया काम जो लोगों के बीच फैला हुआ है कि साधु ये कर रहे हैं, मतलब अपने जो ज्ञान को जो है वो अपना बिजनेस बना रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? मेरा बहुत दो टूक इस पर जोर से कहना है कि जो बाबा लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो बाबा लोग स्पिरिचुअल डिस्कोर्स को बेच रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। और ऐसे लोगों के पास आपको मजबूरी है तो जाइए, उनसे कुछ सीख लीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई उसमें बुरी बात भी नहीं है। लेकिन आध्यात्म बेचने खरीदने वाला विषय वस्तु नहीं है, आध्यात्म सेवा का विषय वस्तु है। इसमें हम ना अपने ज्ञान से सामने वाले की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सामने वाला अगर खुद ब खुद कुछ आपको शेयर करता है अपने लाइफ का, थोड़ा पैसा, थोड़ा प्यार, तो वो अलग बात है, लेकिन ये खरीद बिक्री नहीं होनी चाहिए। आजकल आप किसी को फ़ोन लगा के देखिए, बाबा जी मुझे भागवत कथा करानी है, राम कथा करानी है, तो कहेंगे मेरा टीम का इतना खर्चा है, मेरा ये प्रोफाइल है, उस हिसाब से आपको क्राउड देना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको स्टेज बनाना पड़ेगा। तो ऐसे बाबा लोगों से कुछ कराना, कुछ सुनना, मुझे लगता है वो खाली एक मैकेनिकल वर्क है। आप उनसे सुनिए जो रियली स्पिरिचुअल हैं, रियली भगवान के साथ कनेक्टेड हैं। हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन कनेक्टेड है कौन नहीं कनेक्टेड है, पर उसकी बातचीत, उसकी भाषा, उसके लाइफ और उसके काम के इंटेंशन से आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंसान ट्रू है या फेक है। जो फेक है उनसे दूर रहिए, जो सच में रियल लगते हैं आपको उनके साथ कनेक्ट रहिए। बाबा जी एक अंतिम सवाल आपसे कि आज के समय में जो हमारा जो यूथ है, भारत में लगभग 60% जो है यूथ है, हमारा यूथ जो है अपने मार्ग से डिस्ट्रैक्ट होता रहा है। जैसे आप डिजिटल बाबा हैं और हमारा यूथ भी टोटली डिजिटल है, ठीक है, बिल्कुल टोटली डिजिटल हुआ पड़ा है। अब डिजिटल जो होने की वजह से हमारे यूथ को बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है हमारा जो यूथ है रिलेशनशिप्स में आके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के वो अपने करियर को बर्बाद कर रहा है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि उसको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है जो उसमें ज़रूरतें होती हैं, तो वो अपने सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करें। देखो, मैं इस पे एक बहुत बेहतरीन बात आपको बताने जा रहा हूँ। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार अपनी औकात में रह के करिए। पहली बात कि अगर आपके फैमिली में कास्टिज्म का इम्पैक्ट ज़्यादा है तो आप कोशिश करिए कि आप जिसे प्यार कर रहे हो वो सेम कास्ट की हो, ताकि पप्पा जी आपके अलाउ कर दें उस लड़की का आपके ज़िंदगी में आना। जिस धर्म, जिस मजहब के आप हैं, उन्हीं लोगों में आप प्यार करिए, तो आपकी ज़िंदगी ना उस प्यार को हासिल कर सकती है। आप अगर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसी जगह किसी से प्रेम कर लेते हैं जिसको लेकर के बवाल होता है, जिसको लेके हिंदू मुसलमान का वो झगड़ा शुरू हो जाता है, तो ये गलत बात है। और सबसे ज़रूरी ये है कि प्यार ना सच्चा करो, अच्छा करो, और किसी से करो तो जी भर के करो, जीवन भर करो। ऐसा नहीं कि रास्ते में छोड़ करके कोई अच्छी मिल जाए, कोई अच्छा मिल जाए तो उधर से खिसक जाओ। हाँ, कोई पैसे वाला मिल जाए तो पुराने वाले को छोड़ के पैसे वाले के साथ निकल चलो। ये सब चीज़ें आजकल हो रही हैं। आप देख रहे हैं लड़कियों की हालत ऐसी है कि सब देवदास बने फिरे हुए हैं कि उसने छोड़ दिया, और ऐसी लड़कियां लड़के हैं कि एक साथ वो 4 लोगों को इंगेज करके रखे हुए हैं। कबीर सिंह हमारे समय में ज़्यादा है इस समय में। हाँ, कबीर सिंह क्यों है? कबीर सिंह इसलिए है क्योंकि मतलब उनको रियल प्यार ना नहीं मिल पा रहा है, और प्यार में धोखा, प्यार में जो झूठ है, प्यार में जो एक दूसरे को हम गुमराह करें, इन वजहों से ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं, और ये बहुत गलत बात है। आपको कोई हक नहीं है किसी की आप ज़िंदगी ख़राब करें। इनफैक्ट अभी मैं बात करना चाहूँगा, आप देखो रिया सुशांत की बात करें, ठीक है, उसमें अंकिता को भी मैं जोड़ लेता हूँ, अंकिता लोखंडे हैं, तो कितना ब्रेकअप हुआ, कितने लोग ज़िंदगी में आते हैं। तो ये प्यार है। कई बार मुझे इस बात पे डाउट होता है कि प्यार वर कुछ नहीं है। प्यार है जहाँ वहाँ फिर बदलाव नहीं होगा, वो फिर जीवन भर चलता रहेगा, ठीक है। तो जिससे भी प्यार करिए दिल से करिए, और उसमें दिमाग मत लगाइए। और अगर बचपन वाला प्यार है ना, तो उसमें एक अच्छी बात है, अच्छा वाला प्यार है वो, तो आपको भीतर से ना सामर्थ्य देगा, आपको स्ट्रेंथ देगा कि आप इतने काबिल बनो अपनी ज़िंदगी में कि उस प्यार को आप सपोर्ट कर सको, उसके लिए आप बेहतर बन सको, काबिल बन सको। सपोज 10 साल 12 साल
में भी आजकल प्यार हो जाता है। आप इस बात को मानते हैं? छोटे छोटे बच्चे प्यार करते हैं जिन्हें आजकल डिजिटली भाषा में निब्बा निब्बी हम लोग कहते अच्छा, हैं। वो मुझे लैंग्वेज नहीं मालूम है वर्ड्स, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर छोटी उम्र में आप किसी से अट्रैक्ट होते हैं, इमोशनली होते हैं, कई बार उसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं सोलमेट हैं, वो पुराना उनसे कोई रिश्ता है, आप उनसे मिलते हैं तो पागल हो जाते हैं या उनसे लगाव फील करते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन ये भी तो सोचो ना कि आपको खूब जी भर के, खूब दम लगा के पढ़ना है, लिखना है और ब्रिलियंट स्कॉलर बनना है, ताकि आप कल रोड छाप इंसान मत रहो। क्योंकि अगर आप बेकार रहोगे, निकम्मे रहोगे, तो कौन बाप अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देगा? नहीं देने वाला है। तो अगर आप डिजर्व करेंगे तो फिर हर पिता खुशी खुशी अपनी बेटी को आपके हवाले कर देगा, और वो लड़की भी आपसे जीवन भर जुड़ के रहना चाहेगी। लेकिन अगर आप निकम्मा हो तो फिर तो वो भी लात मार के जाएगी। ठीक है, इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुद को काबिल बनाइए। तो बाबा जी अभी मैं चाहता हूँ, मेरी एक इच्छा है, क्योंकि आपने थिएटर किया है, आप सिंगिंग भी करते हैं, तो मैं चाहता हूँ इस साक्षात्कार, इस इंटरव्यू का जो अंत हो, आपके एक संगीत से हो जाए, आपके गाने से हो जाए। अगर वो गाना रोमांटिक हो या भजन हो, जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, हो सही जाए ना जुदाई सजना, तेरे बिन दिल नहीं हो लगदा, हो तेरी प्यारी प्यारी दो अखिया, तड़पाए मुझे सारी रतिया, सही जाए ना जुदाई सजना, तेरे बिन दिल नहीं हो लगदा। तो यूथ की जो हालत है वो यही है, रात भर तड़प रहा है, पगला रहा है। तो इतनी तड़प जरूरी नहीं है, ज़रूरी है कि आप बेहतर विद्यार्थी बने, काबिल इंसान बने, और जब आपके अंदर काबिलियत होगी तो ज़िंदगी में जो चाहोगे वो सब मिलेगा, जो नहीं चाहोगे वो भी आपके इर्द गिर्द घूमती नजर आएंगी। फाइनली मैं एक भजन सुनाना चाहूँगा, और ज़िंदगी में आप सब एक्सट्रोवर्ट लाइफ जीने के साथ इंट्रोवर्ट अपने आप को रखे रहिए। खुद से जब आप कनेक्टेड रहेंगे, खुद को जानेंगे, समझेंगे, तो आपके जीवन में जो तूफान, भूचाल, भूकंप आता है ना, ये डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और क्या कहते हैं ब्रेकअप वाला, यूथ इससे आसानी से लड़ सकेगा। ठीक है, और कोई आपको छोड़ के जा रहा है तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है। आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। एक लड़की के अलावा बहुत सारे और भी लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। तो कम से कम उन लोगों का भी ख्याल रखिए। ठीक है, किसी एक के दूर हो जाने से आपके जीवन में बहुत सारे जो लोग हैं उनसे अपने आप को दूर मत करिए। तो मैं एक भजन सुनाऊंगा। अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए। तो जो भी आपका कदम है ना, बहुत अच्छे से सोच विचार करके, तो हर चीज़ को जो है एकदम सोच समझ के करिए, विवेक का इस्तेमाल करिए, और अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर स्थान दीजिए जो आपसे अधिक समझदार है। अपनी हर बात, हर परिस्थिति उसे शेयर करिए, ताकि वो आपको मशवरा दे, आपको सही रास्ते पर चलने के लिए समझ दे। मतलब बाबा जी का कहना है कि प्रेम भी करिए और अपने काम में भी लीन रहिए। तो बाबा जी, स्ट्रीट्स ऑफ गोरखपुर प्रांजल कुमार दुबे से इतने व्यापक रूप से बात करने के लिए, हर विषय पे खुल के बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मेरी बातों से, मेरे किरदार के बारे में ना कोई फैसला मत लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बातें बदलती रहती है, सोच बदलती रहती है। आज जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग इन बातों में उलझ करके कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, उनको एक समझ मिले और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिए। इन सारी बातों का मेरे जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है? जो कल हो चुका है वो कल की बातें थी, जो कल होंगी वो कल की बातें होंगी। आज फिलहाल बिल्कुल लाइफ फ्लैट है, बिल्कुल कहते हैं ना, मस्त है। बॉलीवुड में संगीत है, छोड़ो कल की बातें, कल की हाँ। बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नए का। हम हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय जय हिंद, जय भारत।